सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा पर। तो साथियों, बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति पार्ट 1 का चौथा बयान लेकर के मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे बयान को। और अब तक हमने देखा पहले, दूसरे और तीसरे बयान में कि किस तरह कुंवर इंद्रजीत सिंह गायब हो जाते हैं और उनका भाई आनंद सिंह उनको ढूंढने के लिए जंगल में रह जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आनंद सिंह अपने बड़े भाई कुंवर इंद्रजीत सिंह को ढूंढने में कामयाब होते हैं या स्वयं भी किसी परेशानी में पड़ जाते हैं। महाराज शिवदत्त क्या दोनों भाइयों को कैद कर लेता है? उस नाजनीन का क्या हुआ जिसे कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उस जंगल में झूलते हुए देखा था? तो ये सारी घटनाएं जानने के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आप मेरे चैनल पर एकदम नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए और जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं चौथा बयान। खिदमतगार के किले में पहुंचकर और यह सुनकर कि इस समय दोनों एक ही जगह बैठे हैं, कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल और सबब जो कुंवर आनंद सिंह की जुबानी सुना था, महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह के पास हाजिर होकर अर्ज किया। इस खबर के सुनते ही उन दोनों के कलेजे में चोट सी लगी। थोड़ी देर तक घबराहट के सबब कुछ सोच न सके कि क्या करना चाहिए। रात भी एक पैर से ज़्यादा जा चुकी थी। आखिर जीत सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह को बुलाकर खिदमतगार की जुबानी जो कुछ सुना था कहा और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब तेज ने कहा कि उस जंगल में इतनी औरतें इकट्ठे होकर गाना बजाना और इस तरह धोखा देना बेसबब नहीं है, यानी बिना किसी मतलब के नहीं है, कोई न कोई कारण है। तब सुरेंद्र सिंह ने कहा, जब से शिवदत्त के उभरने की खबर सुनी है एक खुटका सा बना रहता है। मैं समझता हूँ यह भी उसी की शैतानी है। वीरेंद्र, दोनों लड़के ऐसे कमज़ोर तो नहीं हैं कि जिसका जी चाहे पकड़ ले। सुरेंद्र, ठीक है, मगर आनंद का भी वहाँ रह जाना बुरा ही हुआ। तेज, बेचारा खिदमतगार ज़बरदस्ती साथ हो गया था, नहीं तो पता भी नहीं लगता कि दोनों कहाँ चले गए। खैर, उनके बारे में जो कुछ सोचना है सोचिए, मगर मुझे जल्दी इजाज़त दीजिए कि 1000 सिपाहियों को साथ लेकर के मैं वहाँ जाऊँ और इसी वक्त उस छोटे से जंगल को चारों तरफ से घेर लूँ। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। सुरेंद्र, जीत सिंह से आपकी क्या राय है? जीत, तेज ठीक कहता है, इसे अभी जाना चाहिए। हुक्म पाते ही तेज सिंह दीवान खाने के ऊपर बुर्ज पर चढ़ गए, जहाँ बड़ा सा नक्कारा और उसके पास ही एक भारी चौब इसलिए रखा हुआ था कि वक्त बेवक्त जब कोई ज़रूरत आ पड़े और फौज को तुरंत तैयार करना हो तो इस नक्कारे पर चौब मारी जाए, यानी डंका मारा जाए। और इसकी आवाज़ भी निराले ढंग की थी, जो किसी नक्कारे की आवाज़ से मिलती नहीं थी। और इसे बजाने के लिए तेज सिंह ने कई इशारे भी मुकर्रर किए हुए थे। तेज सिंह ने चौब उठाकर जोर से एक दफ़े नक्कारे पर मारा, जिसकी आवाज़ तमाम शहर में बल्कि दूर दूर तक गूंज गई। चाहे इसका सबब किसी शहर वाले के समझ में नहीं आया हो, मगर सेनापति समझ गया कि इसी वक्त 1000 फौजी सिपाहियों की ज़रूरत है, जिसका इंतज़ाम उसने बहुत जल्दी किया। तेज सिंह अपने सामान से तैयार हो किले के बाहर निकले और 1000 सिपाही तथा बहुत से मसालचियों को साथ ले उस छोटे से जंगल की तरफ रवाना होकर बहुत जल्दी ही वहाँ जा पहुँचे। थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरा मुकर्रर करके चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया। इंद्रजीत सिंह तो गायब हो ही चुके थे। आनंद सिंह के मिलने की बहुत तरकीब की गई, मगर उनका भी पता न लगा। तरद्दुद में रात बिताई। सवेरा होते ही तेज सिंह ने हुक्म दिया कि
कि एक तरफ से इस जंगल को तेज़ी से काटना शुरू करो, जिसमें दिन भर में तमाम जंगल साफ हो जाए। उसी समय महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह भी वहाँ आ पहुँचे। जंगल का काटना इन्होंने भी पसंद किया और बोले कि बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इस जंगल से एकदम ही निश्चिंत हो जाएं। इस छोटे से जंगल को काटने देर ही कितनी लगती थी, जिस पर महाराज की मुस्तैदी के सबब यहाँ कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता था जो पेड़ों की कटाई में न लगा हो। दोपहर होते होते जंगल काट के साफ हो गया, मगर किसी का कुछ पता नहीं लगा। यहाँ तक कि इंद्रजीत सिंह की तरह आनंद सिंह भी गायब हो जाने का निश्चय करना पड़ा। हाँ, इस जंगल के अंत में एक कमसिन नौजवान हसीन और बेशकीमती गहने कपड़े से सजी हुई औरत की लाश पाई गई, जिसके सिर का पता नहीं था। यह लाश महाराज सुरेंद्र सिंह के पास लाई गई। अब सभी को परेशानी और बढ़ गई और तरह तरह के ख्याल पैदा होने लगे कि लाचार उस लाश को साथ ले शहर की तरफ लौटे। जीत सिंह ने कहा, हम लोग जाते हैं, तारा सिंह को भेज, सब अय्यारों को शिवदत्त की फिक्र में गए हुए हैं, बुलवा कर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तलाश में भेजेंगे, मगर तुम इसी वक्त उनकी खोज में जहां तुम्हारा दिल गवाही दे जाओ। तेज सिंह अपने सामान से तैयार ही थे। उसी वक्त सलाम करके एक तरफ को रवाना हो गए और महाराज रुमाल से आंखों को पोंछते हुए चुनार की तरफ विदा हुए। उदास और पोतों की जुदाई से दुखी महाराज सुरेंद्र सिंह घर पहुँचे। दोनों लड़कों के गायब होने का हाल चंद्रकांता ने भी सुना। वह बेचारी दुनिया के दुख सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए कलेजा महसूस कर रह गई। जाहिर में रोना चिल्लाना उसने पसंद नहीं किया, मगर ऐसा करने से उसके नाजुक दिल पर और भी सदमा पहुंचा। घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई। चपला और चंपा को चंद्रकांता से कितनी मोहब्बत थी, इसको आप लोग खूब जानते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चंद्रकांता से ज़्यादा हुआ और दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का पता लगाने की कोशिश करेंगी। महाराज सुरेंद्र सिंह के आने की खबर पाकर बीरेंद्र सिंह मिलने के लिए उनके पास गए। देवी सिंह भी मौजूद थे। बीरेंद्र सिंह के सामने ही महाराज ने सब हाल देवी सिंह से कहकर पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। देवी, मैं पहले ही उस लाश को देखना चाहता हूँ जो उस जंगल में पाई गई थी। सुरेंद्र, हाँ, तुम उसे ज़रूर देखो। जीत चौबदार से उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो। बहुत अच्छा, कहकर चौबदार बाहर चला गया, मगर थोड़ी देर में वापस आकर के बोला, महाराज के साथ आते जाते न मालूम वह लाश कहाँ गुम हो गई। कई आदमी उसकी खोज में परेशान हैं, मगर पता नहीं लगता। वीरेंद्र, अब फिर हम लोगों की होशियारी से रहने का ज़माना आ गया। जब हजारों आदमियों के बीच से लाश गुम हो गई हो तो मालूम होता है अभी बहुत कुछ उपद्रव होने वाला है। जीत, मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी, मगर नहीं, ऐसी उम्मीद किसी को कुछ भी न रखनी चाहिए। सुरेंद्र, खैर जो होगा देखा जाएगा, इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो। जीत, मेरा विचार था कि तारा सिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेज दे, जिससे वे लोग भैरव सिंह को छुड़ाकर और किसी कार्रवाई में न फंसे और सीधे यहीं चले आवें, मगर ऐसा करने को जी भी नहीं चाहता। आज भर आप और सब्र करें, अच्छी तरह सोचकर कल मैं अपनी राय दूंगा। तो अब हम देखेंगे 5वां बयान। पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरव सिंह अय्यार को छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिक कंचन सिंह सेनापति ने शेर वाले बाबा जी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया था कि भैरव सिंह अय्यार शिवदत्तगढ़ के किले के अंदर पहुंचाए गए हैं। इसलिए इन अय्यारों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधे शिवदत्तगढ़ पहुँचे और अपनी अपनी सूरत बदलकर शहर में घूमने लगे। पांचों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, मगर यह ठीक कर लिया था, यानी ये निश्चय कर लिया था सभी ने कि सब लोग घूम फिर कर फलानी जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे
दिन भर घूम फिरकर भैरव सिंह का पता लगाने के बाद कुल अय्यार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी। दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदल बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुँचे। राम नारायण और चुन्नी लाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चौबदारों की सी बनाई और वहाँ पहुँचे जहाँ भैरव सिंह कैद थे। कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के अंदर, जिसके 3 तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था, बंद थे। उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी, जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दरोगा बैठा था और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। राम नारायण और चुन्नी लाल उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दरोगा से बातचीत करने लगे। राम नारायण, आपको महाराज ने याद किया है। बूढ़ा, क्यों, क्या काम है? भीतर आओ, बैठो, चलो चलते हैं। राम नारायण और चुन्नी लाल कोठरी के अंदर गए और बोले, राम, मालूम नहीं क्यों बुलाया है, मगर ताकीद की है कि जल्दी बुला लाओ। बूढ़ा, अभी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले हैं, क्या वह बात झूठ थी? राम नारायण, हाँ, महाराज आने वाले थे मगर अब नहीं आएंगे। बूढ़ा, अच्छा, आप दोनों आदमी इसी जगह बैठें और कैदी की हिफाजत करें, मैं जाता हूँ। राम नारायण, बहुत अच्छा। राम नारायण और चुन्नी लाल को कोठरी के अंदर बैठा कर बूढ़ा दरोगा बाहर आया और चालाकी से झट उस कोठरी का दरवाज़ा बंद करके बाहर से बोला, बंदगी, मैं दोनों को पहचान गया कि अय्यार हो। कहिए, अब हमारी कैद में आप फंसे या नहीं फंसे? मैंने भी क्या मज़े में पता लगा लिया। पूछा कि अभी तो मालूम हुआ था कि महाराज खुद आने वाले हैं। आपने भी झट कबूल कर लिया और कहा कि हाँ आने वाले थे मगर अब नहीं आवेंगे। ये नहीं समझे कि मैं धोखा देता हूँ। इसी अकल पर अय्यारी करते हो। खैर, आप लोग भी अब इसी कैद खाने की हवा खाइए और जान लीजिए कि मैं बाकर अली अय्यार आप लोगों को मज़ा चखाने के लिए इस जगह बैठाया गया हूँ। बूढ़े की बात सुन राम नारायण और चुन्नी लाल चुप हो गए, बल्कि शर्मा कर सिर नीचा कर लिया। बूढ़ा दरोगा वहाँ से रवाना हुआ और शिवदत्त के पास पहुंचकर दोनों अय्यारों के गिरफ्तार करने का हाल कहा। महाराज ने खुश होकर बाकर अली को इनाम दिया और खुशी खुशी खुद राम नारायण और चुन्नी लाल को देखने आए। बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से 2 अय्यार पकड़े गए हैं। अब तो एक की जगह 3 आदमियों को छुड़ाने की फिक्र करनी पड़ी। कुछ रात गए ये तीनों अय्यार घूम फिर कर शहर के बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक आदमी काले कपड़े से अपना तमाम बदन छिपाए लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा हुआ एक छोटा सा कागज़ उनके सामने फेंक और अपने साथ आने के लिए हाथ से इशारा करके तेज़ी से आगे बढ़ा। बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठाकर सड़क के किनारे एक बनिए की दुकान पर जलते हुए चिराग की रोशनी में पड़ा। सिर्फ इतना ही लिखा था, भैरव सिंह। बद्रीनाथ समझ गए कि भैरव सिंह किसी तरकीब से निकल भागा और यही जा रहा है। बद्रीनाथ ने भैरव सिंह के हाथ का लिखा भी पहचाना। भैरव सिंह पुर्जा फेंककर इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और 10-12 कदम आगे बढ़कर अब इन लोगों के आने की राह देख रहा था। बद्रीनाथ वगैरह खुश होकर आगे बढ़े और उस जगह पहुँचे जहाँ भैरव सिंह काले कपड़े से बदन को छिपाए सड़क के किनारे आड़ देखकर खड़ा था। बातचीत करने का मौका न था। आगे आगे भैरव सिंह और पीछे पीछे बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी तेज़ी से कदम बढ़ाते शहर के बाहर हो गए। रात अंधेरी थी। मैदान में जाकर भैरव सिंह ने काला कपड़ा उतार दिया। इन तीनों ने चंद्रमा की रोशनी में भैरव सिंह को पहचाना। खुश होकर बारी बारी से तीनों ने उसे गले लगाया। तब एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर बातचीत करने लगे। बद्री, भैरव सिंह, इस वक्त तुम्हें देखकर तबीयत खुश हो गई। भैरव, मैं तो किसी तरह छूट आया मगर राम नारायण और चुन्नी लाल बेढब जा फंसे हैं। ज्योतिषी, उन दोनों ने भी क्या धोखा खाया। भैरव, हाँ, मैं उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हूँ। पन्ना, वह क्या? भैरव,
सो सब कहने सुनने का मौका तो रात भर है, मगर इस समय मुझे भूख बड़े ज़ोर से लगी है। कुछ हो तो खिलाओ मुझको। बद्री, 2-4 पेड़े हैं, जी चाहे तो खा लो। भैरव, इन 2-4 पेड़ों से क्या होगा? खैर पानी का तो बंदोबस्त होना चाहिए। बद्री, फिर क्या करना चाहिए? भैरव हाथ से इशारा करके, ये देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है, अभी देखते आए हैं कि वह हलवाई की दुकान है और वह ताज़ी पूड़ियाँ बना रहा है, बल्कि पानी भी उसी हलवाई से मिल जाएगा। पन्ना, अच्छा मैं जाता हूँ। भैरव, हम लोग भी साथ चलते हैं, सबों को इकट्ठा ही रहना ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि आप फंस जाएं और हम लोग राह ही देखते रहें। पन्ना, फंसना क्या खिलवाड़ हो गया? भैरव, खैर हर्ज ही क्या है, अगर हम लोग साथ ही चलें, 3 आदमी किनारे खड़े हो जाएंगे, एक आदमी आगे बढ़कर सौदा ले लेगा। बद्री, हाँ हाँ यही ठीक होगा, चलो हम साथ चलें। चारों अय्यार एक साथ वहाँ से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुँचे जिसकी अकेली दुकान शहर के किनारे पर थी। बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और भैरव सिंह का इधर ही खड़े रहे और पन्नालाल सौदा खरीदने दुकान पर गए। जाने के पहले ही भैरव सिंह ने कहा, मिट्टी के बर्तन में पानी भी देने का इकरार हलवाई से पहले ही कर लेना, नहीं तो पीछे हुज्जत करेगा। अय्यार जो शब्द इसमें बार बार आ रहा है, तो ये एक टर्म है और अय्यार का मतलब होता है डिटेक्टिव, जासूस, स्पाई, यानी जासूस को अय्यार बोलते हैं। पन्नालाल हलवाई की दुकान पर गए और 2 सेर पूरी और सेर भर मिठाई मांगी। हलवाई ने खुद पूछा कि पानी भी चाहिए या नहीं। तब पन्ना ने कहा, हाँ हाँ पानी ज़रूर देना होगा। हलवाई, कौन बर्तन है? पन्ना, बर्तन तो है मगर छोटा है, तुम्हें किसी मिट्टी के ठलिए में जल दे दो। हलवाई, 1 घड़ा जल के लिए 8 आने और देने पड़ेंगे। पन्ना, इतना अंधेर, खैर हम दे देंगे। तो पूरी मिठाई और जल लेकर चारों अय्यार वहाँ से चले। यह खबर किसी को भी नहीं थी कि कुछ दूर पीछे 2 आदमी साथ लिए छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है। मैदान में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ करके चारों ने भोजन किया, जल पिया और हाथ मुँह धो निश्चिंत हो धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि चारों बेहोश होकर चट्टान पर लेट गए और दोनों आदमियों को साथ लिए हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। हलवाई के साथ आए दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और पन्नालाल की मुस्कें कस डाली और कुछ सूंघा करके भैरव सिंह को होश में ला करके बोले, वाह जी अजायब सिंह जी, आपकी चालाकी तो खूब काम कर गई। अब तो शिवदत्तगढ़ में आए हुए 5 नालायक हमारे हाथ फंस गए हैं। महाराज से सबसे ज़्यादा इनाम पाने का काम तो आप ही ने किया है। तो इस तरह अब तक की कहानी में हमने देखा कि जितने भी अय्यार थे वो शिवदत्त के अय्यारों के द्वारा फंसा लिए गए हैं और अब ये सभी को यहाँ पर कैद कर लिया गया है। अब आगे क्या होगा? क्या ये अय्यार कोई और नया गुल खिलाएंगे? क्या ये शिवदत्त की कैद को छोड़ करके कैद को छुड़ा करके वापस आज़ाद हो पाएंगे या इनके साथ कोई और बुरा सलूक होगा? क्या इंद्रजीत सिंह को ढूंढने गए आनंद सिंह को इंद्रजीत सिंह मिलेंगे या आनंद सिंह भी कहीं किसी मुसीबत में फंस जाएंगे? बाकी अय्यारों का क्या होगा? महाराज बीरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह जो चिंता कर रहे हैं उनका क्या होगा? इसके अलावा चपला और चंपा जो कि चंद्रकांता से ये कह रही है, ढांढस दिला रही है कि हमको भी कुछ करना पड़ेगा, और जिन्होंने ये मन में निश्चय कर लिया है कि वो अब दोनों भाइयों को छुड़ा करके लाएंगी, क्या चंपा और चपला भी इस कहानी में कहीं अपना जो है काम अंजाम देंगी? तो ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरा नेक्स्ट वीडियो छठे बयान के साथ। फिर मैं राजेश शर्मा आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।